Good morning, students. Today we will discuss the topic refractive index of chapter 10, light, reflection and refraction. Now, what do you mean by refractive index? The degree or extent of bending of light while traveling from one medium to another medium is measured or expressed in terms of refractive index. Now, what is refractive index? The degree or extent of bending of light while traveling from one medium to another medium is measured or expressed in terms of refractive index. कहने का मतलब ये है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो ऑब्वियस है मीडियम चेंज होने से लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है और स्पीड चेंज होने से उसका पाथ, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। अब वो अपने ओरिजिनल पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसकी बेंडिंग की डिग्री एक्सटेंट दायरा क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हम मेजर और एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाउ इज दैट, कैसे, देखिए मान लीजिए लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज, स्पीड चेंज होने से पाथ चेंज, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड करेगी या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आपको लाइट जो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर रही है उसकी बेंडिंग की डिग्री एक्सटेंट दायरा क्या है, either towards the normal or away from the normal, that you want to know and that you can know in terms of refractive index of a medium। कैसे, देखिए, तो मैंने बताया लाइट मीडियम 1 से 2 में जा रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। फॉर्मूला, जिसके रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, मीडियम 1 का निकाल रहे हो मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में, तो आप मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो उसमें जो लाइट की स्पीड है वो ऊपर आएगी न्यूमरेटर साइड में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो मीडियम 1 का, उसमें जो लाइट की स्पीड है वो डिनोमिनेटर साइड में आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करेंगे स्मॉल n से, ऑफ 1 with respect to 2 is equal to speed of light in medium 2, speed को v से, of light है in medium 2 तो v2 upon speed of light in medium 1 जिसको हम v1 से डिनोट करेंगे। तो symbolically this formula can be written as n12 is equal to v2 upon v1, ठीक है। अब एक चीज और, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड, कट होके क्या रहेगा 1
यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से आप v2 की वैल्यू पुट कीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन v1 की पुट कीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। सिमिलरली अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कीजिए मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, व्हिच कैन बी रिटन एज n21 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, 2 का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसमें जो लाइट की स्पीड है वो न्यूमरेटर साइड पे आएगी, तो यहाँ पे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यानी कि v1, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो 2 का, उसमें जो लाइट की स्पीड है वो डिनोमिनेटर साइड में आएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 यानी कि v2 नीचे आएगा। तो फॉर्मूला बनेगा n21 इक्वल टू v1 अपॉन v2। ठीक है, v1 और v2 की वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपको n21 मिल जाएगा। अब आपको n12 मिल गया, n21 मिल गया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का मिल गया विद रेस्पेक्ट टू 2 और 2 का भी मिल गया विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अब दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर लीजिए। अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 यानी कि n12 स्मॉलर आया n21 से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 के। ठीक है, यानी कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में कम है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। इसका मतलब तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होती है और वो ऑप्टिकली रेयर होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, वो ऑप्टिकली डेंसर। और मैंने आपको बताया था ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड हायर होती है और ऑप्टिकली डेंसर में लाइट की स्पीड लोअर होती है। तो इसका मतलब जैसे ही लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी यानी ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट हायर टू लोअर हो जाएगी यानी डिक्रीज हो जाएगी, और जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। तो बेंडिंग कहाँ होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इट मीन्स आपने क्या किया, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में बाय दिस फॉर्मूला, फिर आपने 2 का निकाला मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में बाय दिस फॉर्मूला। तो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाला, तो आपको ये पता चला कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से कम है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम, वो ऑप्टिकली रेयर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर। और जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट हायर टू लोअर यानी डिक्रीज हो जाएगी और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके और फिर उनको कंपेयर करके आपने ये जान लिया कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितने डिग्री एक्सटेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। सो इन दिस वे you can know about the degree or extent of bending of light while traveling from one medium to another medium in terms of refractive index। अब मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का 2 के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता और मीडियम 2 का 1 के रेस्पेक्ट में कम होता, यानी 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता 2 का कम होता, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, तो ये ऑप्टिकली डेंसर होता और ये ऑप्टिकली रेयर। तो लाइट डेंसर टू रेयर जाती तो स्पीड लोअर टू हायर यानी कि इंक्रीज हो जाती, और उस केस में लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होती अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
So in this way, with the help of refractive index, you can know about the degree or extent of bending of light ray while traveling from one medium to another medium. ठीक है? Now, अब एक और टर्म, absolute refractive index. Absolute refractive index. Absolute refractive index is the refractive index of a medium with respect to air or vacuum. अगर आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या होगा? Refractive index of a medium with respect to air or vacuum, जिसे आप क्या कहते हो? Absolute refractive index is equal to, तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम. इसका मतलब मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो? एयर या वैक्यूम. तो जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो एयर और वैक्यूम, उसमें जो लाइट की स्पीड होगी उसे हम न्यूमरेटर साइड में लिखेंगे. तो ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो? किसी भी गिवन मीडियम का. तो उसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो डिनोमिनेटर साइड पे आएगी. तो फॉर्मूला बनेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही ना, तो स्मॉल एन से डिनोट करेंगे ऑफ अ मीडियम. तो नीचे आएगा स्मॉल एन, जिसको आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो? एयर वैक्यूम. लिखने की जरूरत नहीं है. इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. एयर और वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है वो न्यूमरेटर साइड पे है. एयर वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है उसको हम c से डिनोट करते हैं अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम. मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी उसको हम v से. तो फॉर्मूला बनेगा nm इज इक्वल टू c अपॉन v. और आप सब जानते हैं c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम की कांस्टेंट वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये आपको यू हैव टू मेमोराइज इट, रिमेंबर इट. ठीक है. तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, जो कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है जिसे हम एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, उसका ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे जिसमें c अपॉन v यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम जो आपको दिया हुआ होगा वो आप पुट करोगे. ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, यानी ऊपर की वैल्यू भी मीटर पर सेकंड में, नीचे की वैल्यू भी मीटर पर सेकंड में. मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड कट होके यहाँ पे क्या बचेगा? 1. यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एक तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती. सो इट हैज नो यूनिट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ऑप्टिकल डेंसिटी. नाउ आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है 10.3. टेबल 10.3 इसके डेटाज आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी आप इसे थोड़ा सा ओवरलुक कर लीजिएगा. ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर. उसमें आपको अलग अलग मीडिया की, मटेरियल्स की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है. मतलब अलग अलग मीडिया और मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम. तो उसको देखकर आप बहुत आराम से पता लगा सकते हो, कंक्लूजन पे आ सकते हो कि
एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है 1.0003, ठीक है, और डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 2.42। इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का सबसे कम होता है, यानी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होती है, तो वो ऑप्टिकली रेयरेस्ट है और उसमें लाइट की स्पीड सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट होगी। ऑन द अदर हैंड डायमंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 सबसे ज्यादा होता है इन सारे मीडिया और मटेरियल्स में, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो वो ऑप्टिकली डेंसेस्ट होगा अमंग ऑल दीज मीडिया, ठीक है, और उसमें लाइट की स्पीड लोएस्ट मिनिमम होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से मटेरियल्स मीडिया की ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में जान सकते हो, उससे आपको लाइट की स्पीड के बारे में पता चल जाएगा और वो कैसे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो भी आप आराम से पता लगा सकते हो, ठीक है। नाउ ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ये तो मैंने बता दिया कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में कम होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम, और वो ऑप्टिकली रेयर होगा, उसमें लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली हायर होगी। ऑन द अदर हैंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा, वो ऑप्टिकली डेंसर होगा और उसमें लाइट की स्पीड लोअर कम होगी कंपैरेटिवली, ठीक है। लेकिन हाउ कैन वी डिफाइन ऑप्टिकल डेंसिटी? इट इज द ability of a medium to bend a light ray. Optical density, it is the ability of a medium to bend a light ray or to bend light. Means किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी, उसकी वो कैपेसिटी जिससे वो लाइट को बेंड कर सकती है। अगर किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, किसकी ज्यादा होती है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होती है और वो ऑप्टिकली डेंसर होता है, यानी उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी लाइट को बेंड करने की टुवर्ड्स द नॉर्मल ज्यादा होती है। इसका मतलब उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। Whereas अगर किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम है, वो ऑप्टिकली रेयर है, तो उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी लाइट को बेंड करने की टुवर्ड्स द नॉर्मल कम होगी, यानी कि वो लाइट को टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड नहीं कर पाएगी या कम कर पाएगी, इवन हो सकता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाए, यानी उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। नाउ जनरली हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी को मास डेंसिटी या फिर सिर्फ डेंसिटी कहूं उससे लिंक करते हैं। हम जनरली ये सोचते हैं कि जिसकी मास डेंसिटी मतलब डेंसिटी ज्यादा होती है, जो ज्यादा घना होता है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होती है। हाँ, ऐसा देखा जरूर गया है कि जनरली जिनकी मास डेंसिटी यानी डेंसिटी, उनका घनत्व जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं ज्यादा होता है, जो ज्यादा घना होता है, जिसकी डेंसिटी या मास डेंसिटी ज्यादा होती है, जो डेंस होता है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है जनरली। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे कई केसेस हैं, या यूं कहूं एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, जहां पर मास डेंसिटी ज्यादा होते हुए भी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। इसका मतलब मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में कोई लिंक, कनेक्शन नहीं है, दोनों को हम सेम सेंस में या कनेक्टेड सेंस में नहीं ले सकते। मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो हम इनको डिफरेंट सेंस में ही लेंगे। मास डेंसिटी मतलब डेंसिटी मतलब कौन कितना घना है, ये होता है इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है,
सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास है तो उसकी मास डेंसिटी ज्यादा होगी, वो घना होगा। ठीक है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, सॉलिड का लो, लिक्विड का लो, गैस का लो। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के यूनिट वॉल्यूम में मास किसका ज्यादा होगा? सॉलिड का। तो सॉलिड की डेंसिटी या मास डेंसिटी यानी कि वो ज्यादा घना होगा एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। ठीक है, और ऑप्टिकल डेंसिटी वो तो मैंने बता ही दिया, दैट इज अनदर टर्म, अनदर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट और बेंड अ लाइट रे। ये वो मीडियम की एबिलिटी है जिससे वो लाइट को बेंड या रिफ्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, वो लाइट को ज्यादा बेंड रिफ्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और कम तो कम बेंड करेगी। ठीक है, अब तो ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हुई, अलग अलग टर्म हुई, डेफिनेशन भी अलग है। ठीक है, और मैंने कहा है कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें मास डेंसिटी ज्यादा किसी और की है और ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कम है और दूसरे की ज्यादा है। जैसे कि वाटर और केरोसिन। वाटर और केरोसिन में मास डेंसिटी मतलब डेंसिटी कौन ज्यादा घना होता है? वाटर। ठीक है, और केरोसिन लेस डेंसर होता है, उसकी मास डेंसिटी कम होती है, वो कम घना होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं तो आप सोचोगे यार वाटर की मास डेंसिटी मतलब उसका घनापन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू केरोसिन, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। नहीं, यहाँ पर वाटर की मास डेंसिटी ज्यादा है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, दैट इज 1.33, और केरोसिन की मास डेंसिटी कम है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज 1.44। इसका मतलब ज्यादा डेंसर होते हुए भी वाटर ऑप्टिकली रेयर है एज कंपेयर टू केरोसिन, और केरोसिन मास डेंसिटी कम होते हुए भी मतलब लेस डेंसर होते हुए भी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, यानी वो ऑप्टिकली डेंसर है। तो इसका मतलब मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग डिफरेंट टर्म्स है। तो आप इसे इंटरलिंक या इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे और इसको सेम सेंस में नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, और जिसकी मास डेंसिटी कम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, as in the case of water and kerosene. ठीक है, thank you, have a nice day.